गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का टॉपिक राष्ट्रपति जो है वो कंप्लीट हो गया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट मैंने आप लोगों को बहुत बार ये चीज़ बता दी है कि भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली जो है उसको अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो केवल नाम मात्र के लिए होता है और शासन की जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं उनका प्रयोग जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो है उसके द्वारा किया जाता है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री की स्थिति मजबूत है क्योंकि समस्त शक्तियों का प्रयोग वही करता है। इसीलिए बहुत से विद्वान जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री के संदर्भ में, उसकी स्थिति के संदर्भ में बहुत अधिक विवेचन किया है। जैसे कि रैमजे म्योर जो हैं वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री राज्य रूपी जहाज का परिचालक है। मतलब संपूर्ण राज्य जो है उसका जो संचालन करता है वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री समस्त शासन प्रणाली की धुरी है, ये लॉस्की ने कहा है। देखो, जिस प्रकार से एक प्रधानमंत्री का जो पद है वो उस धुरी के समान माना गया है जिसके चारों तरफ जो अन्य मंत्री हैं वो चक्कर काटते रहते हैं। मतलब कि जो मेन हेड है सारे मंत्रियों का वो कौन है? वो प्रधानमंत्री है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में हमारे संविधान का जो अनुच्छेद है 74(1) के अनुसार क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है उसको सलाह या परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मतलब कि राष्ट्रपति जो है अगर वो चाहे कि वो अपने विवेक के अनुसार कार्य करे या वो अपने स्वयं विवेक से कार्य करे तो वो अपने स्वयं विवेक से कार्य नहीं कर सकता। उसको किसी भी कार्य के लिए मंत्री परिषद जो है उसकी सलाह लेनी पड़ती है और मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है या जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। फिर मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर वही चीज़ है कि प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक है। फिर संविधान का जो अनुच्छेद है 75(1) जो है उसके अनुसार क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री जो है उसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। देखिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति इस मामले में भी अपने विवेक के अनुसार शुरू में निर्णय नहीं लेता है। भारत के अंदर ये परंपरा बनी हुई है कि लोकसभा के अंदर जो बहुमत दल होता है उसका जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री पद पर आमंत्रित किया जाता है। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए इलेक्शंस के अंदर किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत अगर नहीं मिले तो राष्ट्रपति जो है वो सबसे बड़ी पार्टी जो होती है देश की उसके नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है और अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहता है, और अगर वो अपना बहुमत सिद्ध कर पाते हैं तो उनको प्रधानमंत्री पद दे दिया जाता है। वैसे प्रधानमंत्री पद के लिए कोई योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है, बस इसके अंदर ये चीज़ है कि वो संसद का मेंबर होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो है वो संसद का मेंबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में 6 मंथ्स के अंदर अंदर 6 माह के अंदर अंदर उस व्यक्ति को संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि वैसे तो परंपरा के अनुसार लोकसभा में के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर आमंत्रित किया जाता है, बट कई बार हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो राज्यसभा से भी बने। इसमें आप उदाहरण के तौर पर इंदिरा गांधी का उदाहरण ले सकते हैं। इंदिरा गांधी जो थी वो राज्यसभा से आएंगी। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। फिर योग्यताएं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है योग्यताएं। इसमें क्या है, देखो, वैसे तो प्रधानमंत्री पद के लिए की योग्यताओं के संबंध में अगर अपन देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई भी प्रावधान नहीं करता है, परंतु बस एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताई थी, संसद का मेंबर होना उसको ज़रूरी है प्रधानमंत्री को। साथ ही साथ जो योग्यताएं एक संसद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए चाहिए होती हैं वो सारी योग्यताएं जो है वो प्रधानमंत्री पद के लिए भी चाहिए।
अगर आप आयु की दृष्टि से देखें या शैक्षणिक योग्यता की दृष्टि से देखें तो संविधान के अंतर्गत आयु या शैक्षणिक योग्यता का कोई भी निर्धारण नहीं किया गया है। जैसे राजीव गांधी का अगर आप उदाहरण लो तो वो 40 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बन गए थे, और अगर आप चौधरी चरण सिंह को देखो तो वो 77 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे। तो आयु जो है उसकी कोई भी बाध्यता जो है वो इंडिया के अंदर नहीं है। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। देखिए, प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों के अंदर फर्स्ट पॉइंट है मंत्रिमंडल का निर्माण करता होता है, संचालन करता होता है और संहार करता होता है। प्रधानमंत्री जो होता है वही ये निर्धारण करता है कि मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा, कौन से मंत्री की क्या श्रेणी होगी, कौन से मंत्री को कौन सा पद दिया जाएगा, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग सौंपा जाएगा, उनका गठन किस प्रकार से किया जाएगा। ये सारे निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री जो होता है वही मंत्रिमंडल जो है उनकी बैठकों को भी बुलाता है, उसकी अध्यक्षता भी करता है, फिर बैठक के अंदर कौन कौन से कार्यक्रम होंगे उन सभी का निर्धारण भी करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडलीय सचिवालय दोनों जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के नियंत्रण और निर्देशन में ही कार्य करते हैं। ठीक है, सेकंड है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मतलब सरकार लोकसभा में अगर अपना बहुमत खो देती है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर एक भी मंत्री के विरुद्ध में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया तो क्या होगा? वो मंत्री अकेला नहीं डूबेगा, बल्कि क्या है, वो समस्त मंत्रियों को लेकर के डूबेगा। मतलब इसीलिए कहते हैं मंत्रियों के बारे में कि सारे मंत्री जो हैं वो एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। ये जो सिद्धांत है इसको सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, फिर मंत्रिमंडल के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सभी मंत्रियों को मानने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी मंत्री मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय से सहमत नहीं है तो उसको त्यागपत्र देना चाहिए। ठीक है, और ये जो सिद्धांत होता है इसी को ही सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो और पॉइंट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।